जैसा कि आपको पता है हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री का सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम लोग रेनेसा को अभी कवर कर रहे हैं। ये रेनेसा के सीरीज का 8वां लेक्चर होने वाला है। इसमें हम लोग इफेक्ट ऑफ रेनेसेंस यानी कि पुनर्जागरण के प्रभाव या परिणाम को देखेंगे। इससे पहले हम लोग 7 लेक्चर कर रखे हैं, सारे लेक्चर्स का लिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ से जा करके आप इन लेक्चर्स को देख सकते हैं। PDF अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इम्पैक्ट या कंसिक्वेंसेस ऑफ रेनेसेंस एक्सप्रेशन इन वेरियस फील्ड। तो पुनर्जागरण का जो प्रभाव था वो एक क्षेत्र में नहीं था, वो लिटरेचर में था, यानी कि साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, या यूं कहे तो मानव के लाइफ में, ठीक है, एक मनुष्य के लाइफ में जितने स्फेयर्स होते हैं यानी कि जितने भी आयाम होते हैं, जितने भी पहलू होते हैं, तो हर आयाम में इसका प्रभाव देखने को मिला था। तो इन सारे पहलुओं पे जो इम्पैक्ट पड़ा रेनेसा का, उसको एक लेक्चर में करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको अलग अलग पार्ट में कवर करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ साहित्य पे क्या प्रभाव पड़ा था पुनर्जागरण का उसको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मेरा नाम है धनंजय सिंह, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी मेडी जी। तो जो बेस्ट एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, सेक्युलर स्पिरिट का, यानी कि अलौकिक जो स्पिरिट होता है, उसका बेस्ट एक्सप्रेशन पुनर्जागरण काल का लिटरेचर में ही देखने को मिलता है। अब होता ये था कि लिटरेचर जो मेडिएवल पीरियड में होता था वो मेनली लैटिन भाषा में लिखा जाता था, ठीक है, क्योंकि लैटिन जो था उस टाइम एजुकेटेड पीपल का लैंग्वेज हुआ करता था। जैसे हमारे यहाँ संस्कृत होता है, संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसको सभी लोग नहीं समझ सकते हैं। हमारे जितने भी पहले के ग्रंथ वगैरह या जो बुक्स वगैरह हैं वो मैक्सिमम संस्कृत में ही लिखे होते थे, जिसको हम लोग अगर आज चाहे पढ़ना तो नहीं पढ़ सकते हैं अगर हम लोगों को उसका ट्रांसलेटेड वर्जन नहीं मिले। तो वैसे ही वहाँ पे होता था, सारी किताबें जो है लैटिन में लिखी जाती थी, जो भी पढ़ाई लिखाई का माध्यम होता था वो लैटिन था, तो ये आम लोगों का भाषा नहीं था। तो पुनर्जागरण काल में क्या सबसे बड़ा बदलाव आया कि अब लैटिन भाषा भी लोग पढ़ने लगे। जैसे हम लोगों के यहाँ क्या होता है, अभी संस्कृत हम लोग पढ़ते हैं, भले अच्छे से नहीं पढ़ते हैं या दिल लगा के नहीं पढ़ते, वो अलग बात है, लेकिन पढ़ते तो है ना। तो वैसे ही लैटिन भाषा लोग पढ़ने लगे, यानी कि लोगों का संख्या इंक्रीज होने लगा लैटिन भाषा पढ़ने। इसके अलावा जो रीजनल लैंग्वेजेस थे जैसे इटालियन, इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, तो इन सब का भी स्टडी जो है वो बढ़ने लगा। और जो लिटरेचर्स थे, जो साहित्य थे, उसका क्रिएशन होने लगा इसमें, यानी कि लोग अब अपने भाषा में लिखने लगे। ठीक है, हमको लैटिन नहीं आता है, हम जर्मन में लिखेंगे, हम इंग्लिश में लिखेंगे, जिसको जिस भाषा में समझ में आने लगा वो उस भाषा में अपना कार्य करने लगा, उस भाषा में लिखने लगा। इन द मेडिएवल पीरियड जहाँ पे कंटेंट ऑफ लिटरेचर वाज रिलीजियस, रेनेसेंस पीरियड लिटरेचर बिकेम फ्री फ्रॉम रिलीजियस रेस्ट्रिक्शंस। तो पुनर्जागरण काल से पहले, यानी कि जो मध्यकालीन पीरियड जो जिसको अंधकार का युग कहा जाता है, तो उसमें क्या होता था, जो भी साहित्य लिखे जाते थे वो सब धर्म से रिलेटेड होते थे। लेकिन पुनर्जागरण काल में सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ, सबसे बड़ा प्रभाव ये निकला पुनर्जागरण का कि अब जो साहित्य था वो धर्म से फ्री हो गया, उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं था। अब जो है साहित्य में इम्पोर्टेंस ऑफ मैन, यानी कि मानव का जो इम्पोर्टेंस है उसको दिखाया जाने लगा। The literatures made human life the focal point in their works and gave more importance to इहलोक than to the afterlife। तो वहीं अब जो अलौकिक जिंदगी है और लौकिक जिंदगी है, यानी कि मरने के बाद जो होगा उस पर फोकस नहीं करके इहलोक पे ध्यान देने लगे। जिस लोक में अभी रह रहे हैं उस लोक पे ध्यान देने लगे, मानव के बारे में लोग लिखने लगे। One of the main features of the literature of Renaissance period was the introduction of critical literature। तो पुनर्जागरण काल में क्या हुआ, क्रिटिकल लिटरेचर का स्टार्ट हो गया। एक ऐसा लिटरेचर जिसमें क्रिटिसाइज किया जाने लगा, यानी कि समाज में जो कमियां थी या समाज के जैसे शासक वर्ग थे, जो लोग समाज पे राज कर रहे थे, तो उनमें अगर कोई कमी है तो उनके बारे में अब लिखा जाने लगा। तो इस टाइप का लिटरेचर स्टार्ट हो गया और इसमें जो है इरास्मस का नाम सबसे पहले आता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड लिटरेचर रिलेटेड टू ट्रेवलॉग, साइंस एंड फिक्शन ऑल्सो स्टार्टेड बीइंग पब्लिश्ड। तो इसी समय में जो है यात्रा वृत्तांत, यानी कि कोई कहीं ट्रेवल करता है तो जो अपना डिटेल्स वगैरह मेंशन करता है उसके बारे में, विज्ञान से रिलेटेड या जो फिक्शन कहानियाँ वगैरह हैं, ये सब भी अब धीरे धीरे पब्लिश होने लगी। देन इन द मेडिएवल पीरियड वेयर वर्स कंपोजिशन वेयर क्रिएटेड, द इन्फ्लुएंशियल प्रोज स्टाइल ऑल्सो डेवलप्ड इन रेनेसेंस पीरियड। तो पुनर्जागरण काल से पहले क्या होता था, चलता था पद शैली चला करता था, ठीक है, यानी कि जो
वर्स का स्टाइल है लिखने का वो चला करता था, लेकिन अब पुनर्जागरण का प्रभाव ये पड़ा कि अब गद्य शैली चलने लगा, यानी कि गद्य स्टाइल में लोग लिखने लगे। बिगनिंग ऑफ ड्रामा जेनर ऑल्सो टुक प्लेस इन रेनिसेंस पीरियड। तो रेनिसेंस पीरियड में पुनर्जागरण काल में ही क्या हुआ, अब नाटक विद्या का भी सूत्रपात हो गया, यानी कि नाटक वगैरह भी क्रिएट किए जाने लगे, लिखे जाने लगे। और दांते को जो है पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, यानी कि फोर रनर ऑफ द रेनिसेंस। उसने डिवाइन कॉमेडी नाम की एक पुस्तक की रचना की, उसका लैंग्वेज क्या था, इटालियन। इन दिस एपिक डिस्पाइट द डिस्कशन ऑफ क्रिश्चियन स्टोरीज एंड स्क्रिप्चर्स देयर आर पॉइंट ऑफ वर्ल्डलीनेस, यानी कि क्रिश्चियन स्टोरीज और स्क्रिप्चर्स मूर्ति कला वाले के बारे में तो डिस्कशन किया, इसके अलावा पूरा जो संसारिकता था उसके बारे में भी उसने डिस्कस किया था। इन दिस वर्क दांते हैज रिटेन अबाउट ह्यूमन लव, इसमें जो है दांते ने मानव के प्रेम को, पैट्रियोटिज्म देश प्रेम को, प्रकृति से प्रेम को, इन सबको उसने दर्शाया है, लिखा है। दांते के बाद आता है पेट्रार्क। उसने क्या कंपोज किया, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्पोरल सब्जेक्ट, टेम्पोरल सब्जेक्ट के आधार पे उसने अपना कंपोजिशन किया था। यहाँ पे डिवाइन कॉमेडी बुक का एक पिक्चर है, यहाँ पे पेट्रार्क है, बोकासियो है। पेट्रार्क ने एक लव सॉन्ग लिखा था वहाँ के लोकल भाषा टस्कन में। इसमें वो एक ब्यूटी को डिस्क्राइब किया था, एक भद्र महिला थी, ठीक है, लॉरो नाम की, तो उसके ब्यूटी को उसने एड्रेस किया था चतुरस्पदी में, ठीक है। पेट्रार्क का एक छात्र था बोकासियो, उसका एक शिष्य था बोकासियो, उसने भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया डेवलपमेंट ऑफ इटालियन प्रोज में। ये लेक्चर आपको थोड़ा बोरिंग टाइप का लगेगा, सिर्फ इसमें फैक्ट्स वगैरह हैं, तो इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। अगर आपको एग्जाम में आएगा तो आपको सारे राइटर्स का नाम लिखना पड़ेगा, इनसे रिलेटेड एक एक दो दो पॉइंट लिखने ही पड़ेंगे आपको, दूसरा कुछ इसमें है नहीं। तो इसने भी इटालियन प्रोज में जो गद्य शैली थी उसमें डेवलपमेंट में अपना योगदान दिया। उसने डेकामेरोन नाम का एक बुक लिखा जो कि 100 स्टोरी का कलेक्शन था, 100 कहानियों का एक संग्रह था। थ्रू दिस ही गेव द मैसेज ऑफ काइंडनेस एंड ह्यूमैनिटी, तो वो इसके माध्यम से जो है काइंडनेस, जो दयालुता होता है और मानवता, तो इसका एक तरह से मैसेज दिया, प्रचार किया। बोकासियो को फादर ऑफ मॉडर्न इटालियन प्रोज भी कहा जाता है, यानी कि जो मॉडर्न यानी कि आधुनिक इटालियन प्रोज, यानी कि इतालवी में जो गद्य शैली चल रहा था उसका पिता, उसका जनक उसको कहा जाता है, बोकासियो को। सिमिलरली मॉन्टेग इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न एसे जेनर, तो मॉन्टेग्न को, सॉरी मॉन्टेग्नी या मॉन्टेग्न जो भी है, इसको मॉडर्न एसे जेनर यानी कि निबंध लेख का एक तरह से पिता माना जाता है इसको, आधुनिक काल का। These writers made bitter satires on traditional morality, religious and social beliefs and accepted the importance of human life। तो इन्होंने भी वही किया, व्यंग किया जो पहले से जो स्टाइल चला आ रहा था, जो पहले का मोरालिटी था, जो रिलीजियस या सोशल जो लोगों का बिलीफ था, उस पर एक तरह से क्रिटिसाइज किया, और जो मानव का इन्होंने क्या कराया, इम्पोर्टेंस को लोगों को फील कराया, लिख करके बताया। The famous writer who expressed the spirit of Renaissance was Thomas More, whose work is Utopia। तो इसी में अगला नाम आता है थॉमस मूर का, जिन्होंने एक किताब लिखा यूटोपिया, यही है थॉमस मूर। इन दिस द वीकनेस ऑफ ब्रिटिश सोसाइटी एंड स्टेट हैव बीन मार्क्ड, तो इन्होंने जो ये पुस्तक लिखा था यूटोपिया, इसमें ब्रिटिश जो स्टेट था और ब्रिटिश सोसाइटी था उसके कमियों को इन्होंने उजागर किया था। इसके बाद आता है नाम जियोफ्री चौसर का, जिसको फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहा जाता है। उसने कैंटरबरी टेल्स नामक एक पुस्तक को कंपोज करा था। द फेमस प्ले राइट एंड पोएट ऑफ द रेनिसेंस वॉज विलियम शेक्सपियर, इनका नाम तो सबने सुन ही रखा होगा। ये जो नाटक विद्या था, सॉरी जो नाटक कला था, नाटक लिखने का जो शैली था और जो कवि, तो उस श्रेणी में ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर थे। द इन डेप्थ मार्किंग ऑफ वेरियस डायमेंशंस एंड पर्सनालिटीज ऑफ ह्यूमन लाइफ वॉज द बिगेस्ट क्वालिटी ऑफ हिज राइटिंग। तो इनके लेखन शैली का सबसे खास बात ये था कि काफ़ी डेप्थ में जा करके लिखते थे और ये रियल लाइफ से रिलेटेड चीज़ों को लिखते थे, यानी कि इनके कहानियों को पढ़ करके आपको कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि डीसी मार्वल का मूवी देख रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये सच्ची घटनाएं हो सकती हैं, इसमें जो भी कैरेक्टर्स हैं हो सकता है कि ऐसा हुआ हो, मतलब एकदम सच्चाई वाला फील आएगा। इन्होंने ट्रेजिक प्ले यानी कि कुछ दुखांत कहानियाँ भी लिखी, ड्रामे लिखे, जिसमें अथेलो, मैकियाबेथ, हैमलेट वगैरह का भी नाम आता है। इसके अलावा कुछ सुखांत कहानियाँ भी लिखी जिसमें ट्वेल्थ नाइट, टेम्पटेस्ट वगैरह आते हैं। इसके अलावा इन्होंने जो लवर्स होते हैं उनके बारे में भी लिखा, रोमियो जूलियट नाम का पुस्तक, सारे पुस्तक के पिक्चर आपको दिख सकते हैं।
इसके बाद आते हैं सर्वांटेस जो कि स्पेन के थे। तो इसमें हम लोग बेसिकली हो ये रहा है ना, हम लोग पूरे यूरोप का देख रहे हैं, हर कंट्री के लगभग एक एक राइटर को हम लोग कवर कर रहे हैं। सब एक जगह के नहीं थे, सब अलग अलग जगह के थे। पुनर्जागरण इटली से स्टार्ट होकर के पूरे यूरोप में फैल गया था, तो हर जगह इसका प्रभाव पड़ा था। तो बाकी के जो कंट्रीज थे वहाँ का भी एक दो नाम जो है उसको हम लोग देख रहे हैं। तो ये स्पेन के थे, इन्होंने डॉन क्यूजेट नाम के पुस्तक का रचना किया होगा स्पेनिश भाषा में। ये क्या थे, मेडिएवल हीरोइज्म हैड बीन मेड फन ऑफ इन दिस कंपोजिशन। तो ये जो कंपोजिशन किए थे डॉन क्यूजाइट, तो इसमें जो मेडिएवल टाइम में जो हीरोगिरी करते थे, जो हीरोइज्म की कहानी थी, उसका ये मजाक उड़ाते थे या मजाक उड़ाए थे अपने इस किताब में। द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ दिस वर्क, डॉन क्यूजाइट, कंसिडर हिमसेल्फ अ नाइट एंड सफर्स मिसफॉर्च्यून इन हिज एफर्ट टू रिफॉर्म द वर्ल्ड। तो ये जो इसके हीरो हैं एक तरह से इस पुस्तक में डॉन क्यूजाइट में, तो ये सर्वांटेस जिनका नाम है, तो ये अपने आप को नाइट समझते हैं, ठीक है। और ये ऐसा मानते हैं कि दुनिया में बदलाव लाने के लिए इनका क्या हुआ है, जन्म हुआ है, ये दुनिया में बदलाव लाएंगे। कुछ मतलब फेमस इनके राइटिंग्स हैं जिसमें आता है एवरी डॉग हैज हिज डे, हर कुत्ते का दिन आता है, प्रूफ ऑफ पुडिंग इज इन ईटिंग, बर्ड्स विथ वन विंग लिव टुगेदर, यानी कि एक जैसे पर वाले पंछी एक साथ रहते हैं। तो ये सब इनका रचना है। आगे नाम आता है एक ह्यूमनिस्ट स्कॉलर रूडोल्फ एग्रीकोला एंड कोनार्ड कैल्टेस बिकेम फेमस इन जर्मनी। ये दोनों जो थे वो जर्मनी में फेमस हुए थे। हु रोट वर्क्स इन जर्मन लैंग्वेज फुल ऑफ ह्यूमनिस्ट आइडियोलॉजी। तो ये मानव से रिलेटेड जो धारणाएं थी उसके बारे में इन्होंने जर्मन भाषा में लिखा था। डेसिडेरियस इरास्मस ऑफ हॉलैंड, ये हॉलैंड के थे इरास्मस, इनको स्कॉलर ऑफ यूरोप कहा जाता है, यानी कि यूरोप का विद्वान, बिकॉज ऑफ हिज स्कॉलरशिप स्टाइल एंड मैच्योर आइडियाज। जिस तरह से इनके अंदर जो विद्वता था, यानी कि जो नॉलेज था, इनका जो लिखने का कला था, जो राइटिंग का स्टाइल था, एंड मैच्योर आइडियाज, जिस टाइप के आइडियाज इनके दिमाग में आते थे, जो टॉपिक्स पे ये लिखा करते थे वो काफ़ी मैच्योर टॉपिक होते थे। इसके कारण इनको यूरोप का विद्वान भी कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहला काम क्या करा था, बाइबल को ट्रांसलेट कर दिया एंड कंपोज्ड मेनी टेक्स्ट ऑफ विच हिज बुक प्रेज ऑफ फॉली रिटन इन सैट्रिकल स्टाइल इज द मोस्ट फेमस। तो ये इन्होंने एक प्रेज ऑफ फॉली नाम का पुस्तक लिखा था। ये एक तरह से व्यंग्यात्मक स्टाइल में लिखा था, यानी कि व्यंग किया था। किसी के ऊपर होता है ना, जैसे व्यंग करना, किसी का मजाक उड़ाना या उसका जो स्टाइल है उसको क्रिटिसाइज करना, तो ये एक व्यंग्यात्मक किताब था जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। आगे हम लोग पुर्तगाल में देखते हैं कामोस। इसने क्या किया, इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिस्कवरी ऑफ वास्को डी गामा कंपोज्ड एपिक कॉल लुसियाद। तो वास्को डी गामा ने जो भौगोलिक खोजें की थी उससे ये इंस्पायर हो गया, वो पुर्तगाल के ही थे, तो इंस्पायर होकर के इन्होंने भी एक एपिक जो महाकाव्य है उसका रचना कर दिया जिसका नाम था लुसियाद। तो आपको राइटर सब नहीं, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट है उसके नाम आपको याद रखने हैं। मैक्सिमम इम्पोर्टेंट है, इसमें कोई ऐसा नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं है। किसको स्कॉलर ऑफ यूरोप कहा जाता है, किसको फादर ऑफ मॉडर्न ऐसे बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न जो भी है वो सब आप देख लीजिएगा, वो सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। On the basis of above discussion, it can be said that in almost all the countries of Europe, there were creations filled with humanistic ideas in the provincial language. These works paved the way for the development of different languages. तो अब हम लोग जो भी पढ़े हैं उससे ये आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह से ह्यूमनिस्टिक आइडियाज़ का डेवलपमेंट होने लगा प्रोविंशियल लैंग्वेज में, यानी कि जो भी वहाँ का लोकल लैंग्वेज था हर जगह का, उस लैंग्वेज में जो है जो ह्यूमनिस्टिक आइडियाज़ थे वो फ्लोरिश करने लगी किताबों के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, और इसी तरीके से जो है डिफरेंट लैंग्वेजेज का डेवलपमेंट होने लगा। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।